जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। और अपने बिहार पुलिस स्पेशल क्लास दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, जीएस का निचोड़ देख रहे हैं क्यूट की रिवीजन तरीके से। मतलब कि हम लोग शॉर्ट टाइम में दोस्तों अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का काम कर रहे हैं। और दोस्तों हम लोग का चल रहा है केमिस्ट्री का पार्ट 1 दोस्तों हम लोग कर चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं या हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं दोस्तों, आपको अगर बिहार पुलिस का एग्जाम देना या बिहार दरोगा का देना या बिहार का किसी भी मतलब कि एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल पर जुड़ जाइए। यहाँ पर दोस्तों आपको पर्याप्त मात्रा में सटीक कंटेंट जो होता है दोस्तों वो मिलेगा। और एक बेहतर तैयारी दोस्तों जो हम आपको बता रहे हैं कि जो हमारा सिद्धांति हमारा थ्योरी है 50% 50%, इस पर हम क्या करते हैं दोस्तों, वर्क करते हैं। मतलब 50% आपका थ्योरी है, 50% हमारा क्या चलता है, हमारा वो चलता है दोस्तों एमसीक्यू चलता है, मतलब पीवाईक्यू चलता है दोस्तों। तभी तो हम दोस्तों क्या कर रहे हैं, पूरे डीप में नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि अधिक से अधिक जानकारी आपको कम समय में देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपको जब पीवाईक्यू कराएं तो दोस्तों उससे आप परिचित हो, मतलब कि उससे क्वेश्चन आपके दिमाग से बाहर ना जाए दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं कल। जो नहीं देखे हैं वो जाकर के दोस्तों हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको केमिस्ट्री का पार्ट 1 एक बना हुआ है, आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है जीएस के निचोड़ नाम से दोस्तों। और आपका पीवाईक्यू का भी दोस्तों बना हुआ है, बिहार पुलिस बिहार दरोगा का पीवाईक्यू, तो वहाँ पर जाकर जरूर देखिएगा, ताकि आपके एग्जाम में दोस्तों अब मात्र कितना दिन बच गया, 15 दिन बच गया है। मतलब कि 16 तारीख से आपका एग्जाम शुरू है। भले ही दोस्तों क्या है 2 दिन 3 दिन बीच करके है, लेकिन दोस्तों हम तो मानेंगे 16 तारीख से ही है। 16 तारीख तक हमको पूरा अपना काम कर लेना दोस्तों। चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। कोशिश करें कि आज केमिस्ट्री को हम खत्म कर दें, ताकि दोस्तों कल हम क्या करें, पीवाईक्यू करें। तो हम लोग दोस्तों वहां तक कर चुके थे, जल के बारे में बता दिए थे। जल 2 प्रकार के होते हैं, अस्थाई और अस्थाई, मतलब कि मृदु जल अलवनीय जल होते हैं दोस्तों। मृदु जल होते हैं और आपका लवणीय मतलब खारा जल होता है, खारा भी होता है। 2 तरह के होते हैं दोस्तों, आपका एक अस्थाई होता है, एक अस्थाई होता है दोस्तों। इसको गर्म करके हम फिर उबालते हैं तो उसके क्या होता है, उसका मतलब कि खाड़ा पन चल जाता है दोस्तों, कहलाता है आपका क्या, अस्थाई कहलाता है। तो सारी चीज़ के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे आगे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है उसको याद रखिएगा। जैसे फलों के रसों को परिरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का उपयोग करते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि जो फल के रस होते हैं, जो फल के रस होते हैं उसको आपको सुरक्षित रखना है, परिरक्षण करना है, तो किसका इस्तेमाल करते हैं, सोडियम बेंजोएट का। इसको दिमाग में डालिए रखिएगा। किडनी स्टोन जो होता है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं पथरी हो गया शरीर में, तो ये रासायनिक स्टेज क्या है, इसका नाम क्या है दोस्तों, कैल्शियम ऑक्जेलेट, जिसका CaC2O4 इसका फॉर्मूला का नाम है। कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है दोस्तों, जो किडनी में क्या होता है, जो नहीं बोलते पथरी हो गया है या स्टोन हो गया है, तो क्या है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, इसको याद रखिएगा। मोती मुख्यतः क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है दोस्तों। कैल्शियम कार्बोनेट, तो जो मोती आप देखते हैं वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का ही एक रूप होता है दोस्तों। सिगरेट के धुएं से मुख्य प्रदूषक होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और वह निकोटीन, क्योंकि आपको पता है तंबाकू में क्या होता है, निकोटीन। तो दोस्त धुआं से निकलता है और दोस्त क्या होता है आपका, मोनोऑक्साइड मतलब CO होता है, और आपका निकोटीन होता है। तो इसलिए कहा जाता है ये सिगरेट पीना, जितना दोस्त सिगरेट पीने वालों को जितनी हानि होती है दोस्तों, उतना जो उसके आसपास रहने वाले लोग होते हैं इसके धुएं से क्या होते हैं दोस्तों, प्रभावित होते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दोस्तों, जिसको CO और Cl2 कहते हैं, जिसको हम लोग विरंजक चूर्ण कहते हैं अपनी साधारण भाषा में। ब्लीचिंग पाउडर का नाम सुने होंगे आप लोग, जो व्हाइट कलर का होता है। तो इसका फॉर्मूला आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है या आपका विरंजक चूर्ण, का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaO या Cl2 दोस्तों। कभी कभी लिखेगा आपको सिंपल ऐसे Ca लिख देगा और ब्रैकेट में कर देगा O, क्या कर देगा, ब्रैकेट में O कर देगा। तो यहाँ इसका ऑप्शन देख लीजिएगा, इसी को बोलते हैं हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं दोस्तों, इसको भी ध्यान दीजिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, दम घोटू गैस कहते हैं। दम घोटू कहने का मतलब दोस्तों ये क्या होता है, जो हमारा ब्लड है, आरबीसी है दोस्तों। आपको पता है कि आरबीसी क्या करता है हमारे शरीर में, वो दोस्तों ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑक्सीजन का तो क्या करता है, परिवहन का काम करता है दोस्तों हमारे बॉडी में। सिर्फ हमारे शरीर को, हमारे ब्रेन को नहीं चाहिए ऑक्सीजन, हमारे पूरे पार्ट को दोस्तों चाहिए ऑक्सीजन। तो वो पहुंचाने का काम कौन करता है दोस्तों, तो वो काम करता है आपका आरबीसी करता है। अब आरबीसी का जो सबसे प्यार मतलब कि सबसे जो ज़्यादा लगा होता है ना दोस्तों, वो क्या होता है, ये CO से होता है, मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है दोस्तों। और ये कार्बन जब मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड में दोस्तों जाएगा, तो क्या होता है, हमारे जब शरीर में क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रवाह को दोस्तों रोकता है। जब ऑक्सीजन का प्रवाह जब रुक जाता है दोस्तों, तो क्या होता है, आदमी का दम घुटने लगता है, उसी को बोलते हैं दम घोट्टू। तो इसलिए बोलेगा दम घोट्टू गैस कौन है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी ये सूखी बर्फ का नाम सुने होंगे, इसको हम लोग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुना था। इसको इसका फॉर्मूला क्या, CO2 है, कोई अलग से नया फॉर्मूला इसके लिए नहीं है। फिर कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला याद रखिएगा, Ca3PO4 का होल टॉय याद रखिएगा। इसका उपयोग टूथपेस्ट में करते हैं। अगर पूछेगा टूथपेस्ट में कौन सा आपका किससे निर्माण होता है, तो ये कैल्शियम फॉस्फेट होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो इसको CO का हीमोग्लोबिन क्रिया, वही बता रहे थे, हीमोग्लोबिन जो होता है आरबीसी जिससे मतलब पाया जाता है, वो क्रिया करने में उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की तुलना में 250 गुना अधिक होता है। अगर मान लीजिए कि आरबीसी के पास मतलब हीमोग्लोबिन के पास दोस्तों क्या है, CO आपका CO है, मतलब 1 मिनट रुक जाइए, आरबीसी है, उसके पास दोस्तों आपका O2 भी है और क्या है, CO है, दोनों है।
तो कि सबसे पहली पसंद कौन होगा दोस्तों, आरबीसी का या हीमोग्लोबिन का दोस्तों, ये होगा। कौन होगा, ये मतलब पहला प्यार क्या दोस्तों का इसका, ये है। यही क्या होता है हमारे शरीर में जब प्रवेश करता है दोस्तों, तो क्या होता है ऑक्सीजन के प्रवाह को होता है और मनुष्य का क्या होता है दम घुटने लगता है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन जरूरी है मनुष्य के लिए। जिंक फॉस्फेट दोस्तों, इसका उपयोग चूहा मारने का जो दवा बनता है उसमें इस्तेमाल करते हैं जिंक फॉस्फेट का। जो मूत्राशय होते हैं उसके पास नाक में चूहने वाले जो गंध होती है दोस्तों, क्या होता है उसमें होता है अमोनिया। क्या होता है, अमोनिया दोस्तों, इसलिए कहता है दुर्गंध देता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं सीमेंट। तो सीमेंट का कौन कौन से उसमें आपके पार्टिकल होते हैं उसको याद रखिएगा। तो सीमेंट में आपका कैल्शियम सिलिकेट होते हैं, कैल्शियम एल्यूमिनेट होते हैं, इसको याद रखिएगा। का मिश्रण होता है जो कैल्शियम ऑक्साइड CaO, सिलिकॉन ऑक्साइड होता है आपका, और एल्यूमिना दोस्तों याद रखिएगा, सिलिका भी होता है आपका कैल्शियम में, फेरिक और मैग्नीशियम ऑक्साइड आदि से निर्मित होता है। तो ये सब कुछ कुछ क्या है उनके दोस्तों तत्व हैं जो मिलकर के बने होते हैं। सीमेंट में जिप्सम का उपयोग सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने हेतु दोस्तों किया जाता है। सीमेंट में जो जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं तो जल्दी से वो न जमे, जल्दी से शीघ्र जमने से उसको रोकना है, इसीलिए इसका हम लोग जिप्सम का इस्तेमाल दोस्तों करते हैं, इसको भी ध्यान दीजिएगा। पोर्टलैंड जो सीमेंट है उसकी खोज दोस्तों जो इंग्लैंड के निवासी थे जोसेफ अस्पिडन, कहीं कहीं एस्पिडन भी लिखा रहेगा, 1824 में की थी। याद रखिए पोर्टलैंड सीमेंट की खोज किसने की थी, जोसेफ अस्पिडन दोस्तों, इनका भी नाम ध्यान रखना है आपको। अब कुछ कांच है, क्या आप नाम सुनेंगे, फ्लिंट कांच का नाम, क्रूस कांच का नाम, सोडा कांच का नाम दोस्तों। इसे किससे बनता है कांच, वो ध्यान रखना है, और इसका क्या उपयोग है याद रखिएगा। तो पहला सोडा कांच, तो सोडा कांच में क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका होता है। सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका, इसका उपयोग करते हैं ट्यूबलाइट जो होता है उसमें, बोतलें में इस्तेमाल करते हैं। दैनिक उपयोग में जो बर्तन करते हैं शीशा का दोस्तों, इसमें इस्तेमाल होता है। फ्लिंट कांच जो होता है आपका वो पोटेशियम कार्बोनेट का होता है, लेड ऑक्साइड का होता है, इसमें सिलिका होता है। सिलिका आपका सब में होता है, याद रखिए कांच बोलेगा तो कांच का एक मुख्य तत्व होता है कि आपका जो कॉमन है सिलिका। ये विद्युत बल्ब बनाने में, कैमरा और दूरबीन का लेंस बनाने में दोस्तों आपका फ्लिंट कांच का इस्तेमाल करते हैं। और जो क्रूस कांच जो आप पहनते हैं, मतलब कि पहनते मतलब कहने का मतलब कि जो धूप वाला चश्मा होता है उसी को बोलते हैं, क्रूस कांच का बना होता है आपका। तो इसमें दोस्तों आपका सीरियम ऑक्साइड एवं सिलिका से बना होता है। यह धूप के चश्मों के लेंस का दोस्तों ये काम करता है क्रूस कांच, याद रखिएगा, इसको भी ध्यान देने वाली बात आपके लिए है। आगे हम लोग आते हैं, आगे है क्राउन कांच। क्या है, क्राउन कांच। तो क्राउन कांच जो होता है का पोटेशियम ऑक्साइड का पोटेशियम ऑक्साइड होता है इसमें, बेरियम ऑक्साइड होता है और सिलिका से मिलकर दोस्तों ये आपका क्राउन कांच बना होता है। ये चश्मों के लेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जो दृष्टि दोष होता है तो इसमें क्या कहते हैं, उस तरह का चश्मा जो बनता है क्राउन कांच से। सीसा क्रिस्टल कांच, इसमें क्या होता है पोटेशियम कार्बोनेट होता है, लेड ऑक्साइड होता है, सिलिका होता है। ये महंगे कांच के पात्र होते हैं, मतलब बर्तन होते हैं, तो इसको इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फर्टिलाइजर के बारे में, उर्वरक के बारे में दोस्तों। तो सूर्य से प्रकाश व जल के अतिरिक्त पौधे की वृद्धि एवं विकास के लिए 16 आवश्यक तत्व की जरूरत पड़ती है। सूर्य से हमें क्या चाहिए, सूर्य से तो प्रकाश मिल रहा है और हमें धरती से जल भी मिल रहा है। जल के अलावा दोस्तों पेड़ पौधों को मतलब कि अच्छे तरह से विकास करने के लिए 16 पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है। मुख्य पोषक तत्व की बात करें तो नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटास होता है, जिसको लोग NPK बोलते हैं। कहीं देखते होंगे जो आपका उर्वरक होता है उस पर लिखा रहता है NPK लिखा रहता है। N मतलब क्या हो गया आपका नाइट्रोजन, P मतलब हो गया आपका फास्फोरस, और K मतलब क्या हो गया पोटेशियम, इसको पोटास बोलते हैं दोस्तों। द्वितीयक, ये आपका मुख्य पोषक तत्व हो गया। द्वितीयक पोषक तत्व के बारे में बात करें तो कैल्शियम हो गया आपका, मैग्नीशियम हो गया, और आपका क्या हो गया दोस्तों, सल्फर हो गया। उसके बाद सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में बात करेंगे तो फेरस हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, उसके बाद क्लोरीन हो गया, बोरोन हो गया। ये सब दिया, इसको भी ध्यान देने वाली आपके लिए बात है, तो इसको भी याद रखिएगा। आगे है प्रमुख उर्वरक उनके अनुप्रयोग। अब कौन कौन से उर्वरक होते हैं, किसका क्या क्या उपयोग होता है उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए, ताकि आपको ध्यान रहे कम से कम। क्या है नाइट्रोजनी उर्वरक, नाइट्रोजन उर्वरक क्या होता है, तो इस प्रकार के उर्वरक मृदा में नाइट्रोजन की आपूर्ति को पूरा करते हैं। मतलब नाइट्रोजन उर्वरक होता है, मान लीजिए कि किसी मृदा में क्या होता है दोस्तों, नाइट्रोजन की कमी है, तो ये क्या करता है उसको पूरा करते हैं। अमोनियम सल्फेट क्या होता है दोस्तों, ये नाइट्रोजन का 20 से 23% मतलब इसे भाग होता है, और मृदा में अम्लीय प्रभाव दोस्तों क्या करता है, ये छोड़ता है, मतलब अम्लीय प्रभाव जो रहता है ये लाता है दोस्तों। और आगे है आपका कैल्शियम साइनाइड। कैल्शियम साइनाइड दोस्तों इसमें नाइट्रोजन 40% होता है। CaCN2 वह जो कार्बन होता है का मिश्रण होता है, जिसको हम लोग नाइट्रोलियम कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है, ये नाइट्रोलियम के नाम से भी इसको हम जानते हैं। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट दोस्तों, ये क्या होता है आपका, इसमें नाइट्रोजन आपका 20% होता है कैल्शियम नाइट्रेट में। फिर है आपका फास्फेटिक उर्वरक। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के उर्वरक मृदा में फास्फोरस की कमी जो होती है उसको पूरा करते हैं, और पौधे की वृद्धि के लिए दोस्तों क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। कौन आपका ये फास्फोरक उर्वरक जो है वो फास्फेटिक जो उर्वरक है, यह पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करते हैं, मतलब पौधे जल्दी बीमार ना पड़ते तो उसके लिए क्या करते हैं, ये काम करते हैं। आगे आपका कैल्शियम सुपर फास्फेट, कैल्शियम सुपर फास्फेट व जिप्सम CSO4.2H2O, ये फलों व बीज के विकास के लिए तो क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। मतलब फल के
और जो बीज होते हैं पौधों में उसके विकास के लिए तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इसको भी ध्यान देने वाली आपके लिए बातें हैं। आगे हम लोग का है मिश्र धातु के बारे में। मिश्र धातु क्या होता है दोस्तों, दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर के आपका बनता है। ये जो जो मतलब दो धातु मिल रहे हैं दोस्तों, उससे क्या होता है, ये कठोर होता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। जैसे पीतल, तो पीतल किससे किससे मिलकर बना हुआ है, तो पीतल अब कॉपर और जिंक से बना हुआ है। याद रखिए, ये प्रतिशत नहीं पूछता है, बस याद रखिएगा किससे किससे मिलकर बना था। कॉपर और जिंक से बना हुआ है क्या, आपका पीतल बना हुआ है दोस्तों। बाकी इसका अनुप्रयोग ही बहुत कम पूछता है, तो बस याद रखिए पीतल किससे बना है, तो कॉपर जिंक से। कांसा किससे बना है, तो कॉपर और टीन से बना है, जिसको हम लोग ब्रोंज बोलते हैं। टांका जिसको हम लोग बोलते हैं सोल्डर बोलते हैं, ये आपका पीवी मतलब लेड, मतलब कि आपका शीशा और टीन से बना हुआ है। टांका जिसको फोल्डर बोलते हैं। गन धातु जिसको बोलते हैं, कॉपर होता है, टीन होता है और जिंक होता है। कॉपर, टीन, जिंक किसमें होता है, गन धातु में होता है। टाइप धातु के बारे में बात करें, टाइप धातु में आपका क्या होता है, ये पीवी मतलब शीशा, पीवी शीशा का संकेत है। एसवी मतलब हो गया एंटीमनी हो गया, और दोस्तों टीन हो गया आपका एसएन हो गया। कृत्रिम सोना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें कॉपर एल्यूमिनियम होता है दोस्तों। कृत्रिम सोना आर्टिफिशियल गोल्ड होता है आपका जो, इसमें दोस्तों क्या होता है, कॉपर और एल्यूमिनियम होता है। जर्मन सिल्वर दोस्तों आपका क्या होता है, जर्मन सिल्वर नाम है लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होता, याद रखिए चांदी इसमें नहीं होता है। इसमें क्या होता है, आपका कॉपर होता है, जिंक होता है, निकेल होता है। कॉपर, जिंक और निकेल होता है किसमें, आपका जर्मन सिल्वर में। मैग्नीशियम की बात करें तो इसमें एल्यूमिनियम और क्या होता है दोस्तों, आपका ये मैग्नीशियम होता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। आगे है ड्यूरा लूमिन, इसमें क्या होता है आपका, तो एल्यूमिनियम और कॉपर होता है, और मैग्नीज और मैग्नीशियम और मैग्नीज होता है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। आगे है आपका एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में दोस्तों आपका कॉपर होता है और आपका एल्यूमिनियम होता है। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, आपका फेरस होता है, क्रोमियम होता है, निकेल होता है और कार्बन होता है। ये सब मिलकर दोस्तों क्या बनता है, आपका स्टेनलेस स्टील बनता है। ये आप बता दें, आपको इस एग्जाम में नहीं पूछता है आपसे किससे किससे मिलकर बना हुआ, याद रखिएगा। देखिए मुख्य रूप से आपका जो स्टार्टिंग का जो तीन है वो याद रखिएगा। जैसे पीतल हो गया, कांसा हो गया, कांसा तब हड़प्पा सब बताए पड़े होंगे, कांसा कांस्य युग के बारे में। तो पीतल, कांसा हो गया, ये आपका टांका हो गया, ये दो तीन है, इसको याद रखिएगा। ये आपसे एग्जाम में क्या होता है, बार बार पूछता है, याद रखिएगा। जर्मन सिल्वर हो गया, वो अभी कभी कभी पूछता है आपसे एग्जाम में। आगे हम लोग देखते हैं कि पारा, जिसका क्या होता है संकेत Hg होता है, के साथ किसी अन्य धातु का मिश्रण अम्लगम का। मान लीजिए कि पारा के साथ किसी चीज को मिला दीजिएगा ना, तो क्या कहलाता है, अम्लगम कहलाता है। लेकिन याद रखिएगा पारा के साथ लोहा नहीं मिलता है, लोहा से क्या होता है, अम्लगम दोस्तों नहीं बनाता, इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए लिखा भी है कि पारा लोहे के साथ अम्लगम नहीं बनाता है, इसलिए पारे को लोहे के पात्र में रखा नहीं जाता है, याद रखिएगा। अगर पारा जितनी भी धातु है सबके साथ बनाता है अम्लगम, लेकिन ये लोहा है उसके साथ दोस्तों ये बनाता नहीं है, इसको भी ध्यान रखना, ये कॉमन है। आगे आते हैं कार्बनिक रसायन, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं। जैसा कि बताएं सोडियम बेंजोएट जो फलों के रसों को सुरक्षित रखने में काम आता है दोस्तों। जैसे आप घर में आपकी माँ क्या करती होंगी, अचार बनाती होंगी, अचार बनाती होंगी, मुरब्बा बनाती होंगी, लंबे समय तक चलता है। चटनी हो गया, फल हो गया, के रस आदि खाद्य पदार्थों के परीक्षण में क्या होता है, सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जाता है। बेंजोइक अम्ल होता है जो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में होता है, जिसको लंबे समय तक आपको रखना है दोस्तों, उसमें क्या होता है, आपका सोडियम बेंजोएट होता है। जो खाद्य पदार्थ होता है जिसको हम लोग सुरक्षित रखते हैं, उसमें सोडियम क्या होता है, बेंजोइक अम्ल होता है। आगे बात करते हैं एथिलीन ग्लाइकोल दोस्तों, इसमें क्या होता है, मोटर गाड़ी में प्रति हिम कारक के रूप में दोस्तों ये काम करता है, एथिलीन ग्लाइकोल दोस्तों। आगे हमारा पायरिन या कार्बन टेट्रा, कार्बन टेट्रा इस ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये क्या काम करता है कि शॉर्ट सर्किट से लगी आग को बुझाने में काम करता है। ये पायरिन शॉर्ट सर्किट में देखते हैं घर में आग लग जाता है तो उसको बुझाने के लिए तो ये इस्तेमाल किया जाता है। टार्टरिक अम्ल जो बेकिंग पाउडर के निर्माण है, बेकिंग पाउडर इसको आप बोलते हैं खाने वाला सोडा, उसके निर्माण में आपका टार्टरिक अम्ल दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम लोग का है सिट्रिक अम्ल, ये आपका अचार मुरब्बे के सुरक्षित रखने में काम आता है। नेपथलीन हो गया आपका, इसमें गोलियां कपड़ों के बीच रखने में कीड़े नहीं लगते हैं। आप देखते होंगे आपकी माँ रखती होंगी, व्हाइट कलर का गोल गोल होता होगा, उसी को नेपथलीन बोलते हैं। आगे आंसू गैस जिसको टीयर गैस बोलते हैं, ये भीड़ को तितर बितर करने में काम आता है आपका। ये भी ध्यान दीजिएगा। क्लोरीन टोन क्या होता है, यात्रा के दौरान चक्कर आने की दवा है, मतलब बहुत सारे लोग क्या होता है यात्रा के दौरान उनको चक्कर आता है तो ये दवा का इस्तेमाल लोग करते हैं। आगे है गैमैक्सिन व डीडीटी, ये कीटाणुनाशक क्या होता है, मतलब कि जो खेतों में लगता है आपका कीटाणु उसको नाश करने के लिए तो ये इस्तेमाल किया जाता है। मरकेप्टन जो एलपीजी रिसाव का पता लगाने के लिए, मरकेप्टन देखते हैं आपके, मान लीजिए कि आपके घर में क्या होता है, गैस लीकेज होता है तो एक अजीब तरह का दुर्गंध आता है दोस्तों, आता है ना, एक गंध आता है। तो गंध क्यों आता है, क्योंकि उसमें मरकेप्टन मिलाया जाता है ताकि लोगों को पता चल सके कि क्या है, ये गैस का गंध है, मतलब गैस क्या लीकेज हो रहा है। पोटेशियम परगमेनेट, ये जीवाणुनाशी दवा का दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है। आगे है इथफॉन कैल्शियम कार्बाइड, ये फलों को पकाने में आता है। इथफॉन या कैल्शियम कार्बाइड नहीं बोलते, कार्बन कार्बन बोलते हैं, जो क्षेत्रीय लोग होते हैं वो बोलते हैं कि कार्बाइड से पका हुआ आम है। आगे है पॉलीकार्बोनेट, दोस्तों बुलेट प्रूफ जो
ग्लास होता है उसके निर्माण में पॉलीकार्बोनेट्स का इस्तेमाल करते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है आपका, ऑक्जेलिक अम्ल क्या होता है, इसमें फोटोग्राफी में इस्तेमाल आता है, याद रखिएगा। ऑक्जेलिक अम्ल कभी एग्जाम में पूछा किस अम्ल का इस्तेमाल फोटोग्राफी में करते हैं, तो ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। एलिथ्रीन व पायरेथ्रीन दोस्तों ये मच्छर भगाने की दवा है, दवा व कॉइल के निर्माण में हम लोग करते हैं, याद रखिएगा। नहीं, मच्छर भगाने के लिए दवा का इस्तेमाल करते हैं, उसमें आपका ये आता है। अब आते हैं विस्फोटक के बारे में, एक्सप्लोसिव क्या होता है। तो एक्सप्लोसिव के बारे में सुने होंगे, जैसे आरडेक्स का नाम सुने होंगे, तो आरडेक्स का आपको फुल फॉर्म पूछ देता है, तो रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव होता है दोस्तों इसका। आगे रासायनिक नाम क्या है, तो साइक्लोट्राई मिथाइलिन ट्राई नाइट्रमाइन, इसको याद रखिएगा। इसे प्लास्टिक विस्फोट के नाम से भी हम लोग जानते हैं, किसको, आरडीएक्स को। अन्य राष्ट्रों में इसको अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे यूएसए में जो लोग होते हैं उसको बोलते हैं साइक्लोनाइट, जर्मनी के लोग बोलते हैं हेक्साजन, इटली के लोग बोलते हैं T4, और इससे खोजकर्ता कौन आरडीएक्स के, तो हैनिंग है, जो 1899 में उसकी खोज किए थे, इसको ध्यान रखना। डायनामाइट के बारे में आप इससे परिचित होंगे, अल्फ्रेड नोबेल के बारे में। तो यह नाइट्रोग्लिसरीन को किसी एक अक्रिय पदार्थ जैसे लकड़ी के बुरादे या कीजे लगूर में अफोफित कर बनाया जाता है। मतलब कि नाइट्रोग्लिसरीन तो क्या होता है, एक विस्फोटक पदार्थ होता है, उसको क्या कीजिएगा, किसी भी जो लकड़ी का बुरादा उरादा होता है उसे मिला दीजिएगा ना, तो ये निर्माण हो जाता है इसका। वर्तमान में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह सोडियम नाइट्रेट का हम लोग उपयोग करते हैं आपका डायनामाइट बनाने में, सोडियम नाइट्रेट का। इसका आविष्कारक कौन है, अल्फ्रेड नोबेल है दोस्तों। नोबेल पुरस्कार के बारे में सुने होंगे, 1886 में दोस्तों, 1866 में दोस्तों डायनामाइट बनाए थे। जिलेटिन डायनामाइट को नाइट्रो सेलुलोज की मात्रा में उपस्थित रहती है। ये जो आपको देख रहे हैं टीएनटी के बारे में, टीएनजी के बारे में, तो इसका कभी फुल फॉर्म पूछता है, तो टीएनटी क्या होता है, ट्राई नाइट्रोटोलविन, टोलिन याद रखिएगा। टीएनजी होता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, और टीएनपी होता है ट्राई नाइट्रोसिनॉल। ये तीनों याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कार्डाइड क्या होता है, इसे सर्वप्रथम अल्फ्रेड नोबेल ने बनाया था। कार्डाइड दोस्तों एक तरह का ये विस्फोटक ही है, तो इसको बनाने का काम किसने किया था दोस्तों, आपके अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। गन पाउडर के बारे में सुने होंगे, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, गन पाउडर किससे मिलकर बना होता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट होता है, इसमें चारकोल होता है और सल्फर होता है, इसके मिश्रण से दोस्तों ये आपका गन पाउडर का निर्माण होता है, इसको भी ध्यान देना है। आगे आते हैं खोजकर्ता के बारे में, जो आपसे एग्जाम में हमेशा पूछता है, आपको पता भी होगा। जैसे आपका इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जेम्स जे थॉमसन, आपको बताया था, ईटा पर नाच। प्रोटॉन दोस्तों हो गया आपका रदरफोर्ड, कहीं कहीं गोल्ड में दिया रहता है। न्यूट्रॉन हो गया आपका जेम्स चैडविक हो गया। मेसॉन आपका हो गया युकावा। पॉजिट्रॉन जो दोस्तों क्या होता है, अस्थायी कण होते हैं। क्या होता है, ये सब जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन देख रहे हैं ये अस्थायी होते हैं, लेकिन ये जब देख रहे हैं जो अस्थायी होते हैं। पॉजिट्रॉन कार्ल एंडरसन की खोज किए थे। परमाणु के नाभिक के बारे में बताते, रदरफोर्ड क्या किए थे, खोज किए थे दोस्तों, सोने का पत्थर पर अल्फा किरण का प्रहार करके दोस्तों पता लगाए थे। परमाणु सिद्धांत के बारे में जॉन डाल्टन के बारे में बता दिए थे। परमाणु क्रमांक मोस्ले, मतलब जो आवर्त सारणी बना नया वाला, वो परमाणु क्रमांक, तो वो मोस्ले का नाम लीजिएगा। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक हो गया। अनिश्चितता का सिद्धांत दोस्तों आपका हो गया हाइजेनबर्ग। आधुनिक आवर्त सारणी तो मोजले या मोस्ले याद रखिएगा। रेडियो सक्रियता हेनरी बेकुरल। परमाणु अष्टक नियम दोस्तों न्यूटन के बारे में बता दिए थे। त्रिक नियम बताए थे डोबराइनर के बारे में। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण आइंस्टीन ने दिया था, तो ई बराबर एम सी स्क्वायर के बारे में बताते हैं, ई बराबर एम सी स्क्वायर के बारे में हम फिजिक्स में बताए थे। सापेक्षता का सिद्धांत ये भी आइंस्टीन का है। गैसों का विसरण का नियम एक ग्राहम का है दोस्तों। आगे है आपका विद्युत अपघट्य का नियम दोस्तों, फैराडे ने दिया है। विद्युत अपघट्य का नियम किसने दिया है, फैराडे ने दिया है। पीएच मापकरण सोरेनसन ने 1909 में दिया था। रेडियम, क्यूरी दंपत्ति, मैडम क्यूरी का नाम सुने होंगे, पियरे क्यूरी, मैडम क्यूरी। उसके बाद थ्योरियम व उत्प्रेरक का बर्जिलस ने खोज किया है। यूरेनियम का खोज दोस्तों क्लैप्रोथ ने किया है। उसके बाद कुछ कुछ रासायनिक जो आपके फॉर्मूले है उसको याद रखिएगा। रासायनिक जैसे आपका NaCl, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, तो साधारण नाम का है सोडियम क्लोराइड NaCl। बेकिंग पाउडर, खाने वाला सोडा दोस्तों आपका सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या था, NaHCO3, इसी को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इससे फॉर्मूला याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछता है। धोबन सोडा होता है, इसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, Na2CO3.10H2। इसमें जल के कितने अणु होते हैं दोस्तों, इसमें जल के आपके 10 अणु होते हैं। कभी कभी एग्जाम में ये पूछता है कि धोबन सोडा में जो सोडियम कार्बोनेट होते हैं उसमें कितने जल के कितने अणु हैं, 10 अणु हैं। कॉस्टिक सोडा दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, NaOH। सुहागा, जिसको हम लोग बोरेक्स बोलते हैं दोस्तों, ये आपका होता है, ये फार्मूला याद रखिएगा, N2B4O7.10H2O। सोडा F होता है आपका सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, सोडा एस हम इसको बोलते हैं। हाइपो, जिसको हम लोग सोडियम थायोसल्फेट बोलते हैं, इसको भी फोटोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम थायोसल्फेट का, ये भी ध्यान दीजिएगा। फिटकरी का इस्तेमाल आप लोग देखते होंगे, बार बार लोग करते हैं, कट छट जाता है वहाँ पर, तो पोटेशियम एल्यूमिनेट सल्फेट कहते हैं इसको। कॉस्टिक पोटास तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, KOH को। गुरेंजर चून के बारे में बता दिया अभी हम, ब्लीचिंग पाउडर, तो CaOCl2 होता है। देखिए कहीं कहीं इस तरह का भी लिखेगा तो आप याद आएगा CaCl2 होता है। आगे क्या है, तो आपका
चूने का पानी जिसको हम लोग बोलते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना उसको CaOH का हॉल ट्वाइस याद रखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। बिना बुझा हुआ चूना को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, जो बिना बुझा हुआ रहेगा उसको CaO बोलते हैं। अब बुझा हुआ में क्या रहेगा, OH का हॉल ट्वाइस लगा। चूने का जो पत्थर होता है उसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। संगमरमर का भी सूत्र आपका कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए आपका ये दे दिया है। कैल्शियम कार्बोनेट भी क्या होता है, संगमरमर का दोस्तों सूत्र होता है, इसको भी ध्यान आपको देना है। आगे कुछ कुछ और है उसको भी हम बात कर लेते हैं ताकि आपका छूटे नहीं, इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। चाक हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट भी हो गया, नौफादर अल्मोनियम क्लोराइड हो गया आपका। लाफिंग गैस दोस्तों N2O नाइट्रस ऑक्साइड इसको बोलते हैं हम लोग। जिप्सम का सूत्र याद रखिएगा, इसी से आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, जिसको गर्म करते हैं तो हम लोग 120 डिग्री टेम्परेचर पर, तो ये जो 2H2 है हाफ हो जाता है दोस्तों। तो CaSO4 पॉइंट हाफ 2H2 हो गया जिप्सम का, प्लास्टर ऑफ पेरिस यही बता रहे हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट दोस्तों, यही आपका जो है यहाँ पर जो रहता है इस तरह का रहता है, CaSO4 पॉइंट हाफ H2O रहेगा। तो ये 2 क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर यहाँ आ गया, इसको भी ध्यान दीजिएगा। मल्टीपल में है तो इस तरह आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लाल सिंधु इसको लेते हैं लेड पर ऑक्साइड Pb3O4। म्यूरेटिक अम्ल दोस्तों इसको ना बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम होता है म्यूरेटिक अम्ल, HCl जो हमारे अमाशय में दोस्तों बनता है हमारे शरीर में। ऑयल ऑफ बिट्रोल सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलते हैं, H2SO4 इसका नाम होता है। अम्लराज जिसमें क्या होता है, सोना को भी क्या कहता है, इसमें गलाने का इसकी क्षमता है, जो किससे मिलकर बना हुआ है, तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 और आपका सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl दोस्तों, इसका 1:3 होता है। मतलब कि जो HNO3 नाइट्रिक अम्ल है उससे 1 भाग रहता है और 3 भाग किसका रहता है दोस्तों आपका, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। याद रखिएगा अम्लराज क्या होता है, जिसमें सोना को भी गलाने की क्षमता रहती है। शुष्क वर्ग के बारे में बता दिए, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं CO2। भारी जल दोस्तों बताएं ड्यूटेरियम ऑक्साइड दोस्तों, ये आपका जो हाइड्रोजन के समस्थानिक है उससे इनका निर्माण हुआ है। और यही बता दिए थे कि इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 20 होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे है आपका भारी हाइड्रोजन हो गया, ड्यूटेरियम हो गया आपका। गैमेक्सिन दोस्तों आपका बेंजीन हेक्सा क्लोराइड होता है आपका। फॉस्जीन आपका कार्बोनिक क्लोराइड होता है आपका। सिरका एसिटिक अम्ल के बारे में सुने होंगे कि सिरका में क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। कार्बोनिक अम्ल होता है फिनॉल में। मंड दोस्तों आपका होता है किसमें, तो स्टार्च में होता है, याद रखिएगा। मतलब मंड में क्या होता है, स्टार्च होता है। अंगूर के रस में तो ग्लूकोज होता है, CA6H12O6 के बारे में पढ़े होंगे आप। स्टार्च का भी दोस्तों फार्मूला ही होता है, लेकिन यहाँ पर बस याद रखिएगा CA6H10O5 होता है। फ्रियोन दोस्तों जो हम लोग जो प्रशीतक होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं, तो डाईफ्लोरोमीथेन होता है दोस्तों, इसका फार्मूला होता है। यूरिया का आपको पता है क्या होता है, तो यूरिया को हम लोग कार्बामाइड बोलते हैं, NH2CO NH2 दोस्तों। कभी कभी पूछता है आपसे कि यूरिया में निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं होता है, तो यहाँ पर दे देगा आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन दे देगा, फिर दे देगा आपको इस तरह से इस तरह को दे देगा, एक और दे देगा क्लोरीन दे देगा। तो दोस्तों क्लोरीन इसमें नहीं होता है, क्या होता है, NH2CO NH2 होता है, याद इसको भी ध्यान दीजिएगा। क्लोरोफॉर्म दोस्तों जिसको हम लोग ट्राई क्लोरोमीथेन बोलते हैं, CH होता है। आयोडोफॉर्म जिसको हम लोग ट्राई आयोडोमीथेन बोलते हैं। और मिक दोस्तों इसको मिसाइल आइसोफाइनाइट के नाम से हम लोग जानते हैं, जो आप देखते होंगे सुने होंगे, जो 3 दिसंबर 1984 को जो भोपाल त्रासदी हुआ था दोस्तों, वहाँ पर यही गैस का दोस्तों रिसाव हुआ था, ये ध्यान दीजिएगा। अब कुछ रोग है जो आपसे एग्जाम में अक्सर पूछते हैं, वो रोग है उसका कारक क्या होता है। जैसे रक्त कैंसर दोस्तों, इसका कारक क्या है, तो बेंजीन होता है। रक्त कैंसर किससे होता है मतलब, तो इसका कारक क्या है, बेंजीन है। इटाइट रोग दोस्तों ये कैडमियम याद रखिएगा, मिनी माता आपका पारा इसका है कारक। ब्लू बेबी सिंड्रोम दोस्तों रोग जो नाइट्रेट होता है आपका। ब्लैक फुट रोग दोस्तों आपका आर्सेनिक। विल्सन रोग दोस्तों आपका तांबा इसका कारक है। लौह मेहता जिसको हम लोग बोलते हैं एनीमिया, ये दोस्तों आयरन की कमी से आपका होता है। मतलब ये सब जब आपके शरीर में कमी होता है तो इससे दोस्तों ये कारक होते हैं क्या आपके, ये सब मुख्य रोग के दोस्तों। तो इस तरह से क्या होता है, हम लोग का जो दिया हुआ था उसको हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी भी आपको कुछ और बताना बाकी है दोस्तों। थोड़ा पानी पी लेते हैं, उसके बाद आपको हम बताते हैं। जैसा कि बताएं कि केमिस्ट्री आज हम खत्म करेंगे दोस्तों, आज खत्म करेंगे, जो हमारे पास था पर्याप्त मात्रा में उसको बता चुके हैं। अब आइए हम लोग अपना बात करते हैं, पानी पी लेते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं जो हमारा जो कुछ केमिस्ट्री या कुछ जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं, जिसमें लिखा हुआ नहीं है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग रासायनिक बंधन के बारे में। किससे बात करेंगे, रासायनिक बंधन। दोस्तों रासायनिक बंधन क्या होता है, रासायनिक अच्छा एक मिनट हो जाइए। रासायनिक बंधन, रासायनिक बंधन क्या होता है। रासायनिक बंधन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी से दोस्ती करते हैं, दोस्ती क्यों करते हैं, ताकि आपको कुछ लाभ हो, आपको लाभ हो। तो इस तरह से क्या हो दोस्तों, इस तरह से मतलब दोस्ती वही होता है कि दोनों पक्ष से लाभ हो। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, जो आपके परमाणु भी होते हैं दोस्तों, परमाणु भी क्या करते हैं, दोस्ती करते हैं। दोस्ती क्यों करते हैं, तो ये भी चाहते हैं क्या हो गए, हम अपना दोस्त बना करके अपने आप को स्टेबल कर ले। स्टेबल क्यों कर ले, ताकि हम अपने जीवन में क्या हो, सुखी संपन्न रहें। आप पगार नौकरी क्यों चाहते हैं,
ये अपने आप को क्या कर सके, स्टेबल कर सके और अपने आगे का जीवन को दोस्तों अच्छे से क्या कर सके दोस्तों, जी सके। उस तरफ जो भी आपके रासायनिक बंधन में जो भी परमाणु होते हैं वो क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, मतलब कि बंधन बनाते हैं एक तरह का। तो इसमें आपको याद रखना है कि रासायनिक बंधन होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? 3 प्रकार। इसमें आपको याद रखना है 2 प्रमुख आपको याद रखना है। 3 प्रकार के बंधन होते हैं। एक होता है आपका पहला, यहाँ मिटाते हैं हम लोग। पहला हम बात करेंगे जिसको बोलते हैं वैद्युत संयोजी, जिसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बंधन। क्या बोलते हैं? पहला होता है आपका आयनिक बंधन। पहला क्या होता है? आयनिक बंधन। दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सहसंयोजन। क्या बोलते हैं दूसरा को हम लोग? सहसंयोजन बंधन। संयोजन बंधन, इसको हम बस संस्कृत में लिख रहे हैं, बस जो आपकी बोल रहे हैं उसको सुन लीजिए। और तीसरा होता है दोस्तों उप सहसंयोजी। क्या होता है आपका? उप सहसंयोजी। उप सहसंयोजी, बाकी यही लिखा जाएगा आपका, उप सहसंयोजी होता है, याद रखिएगा। तो याद जब भी बोलेगा रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आयनिक बंधन, एक होता है सहसंयोजी, एक होता है उप सहसंयोजी। इसमें आपको याद रखना दो, ये दोनों याद रखना है। अब सर ये आयनिक बंधन होता है क्या? तो आयनिक बंधन सिंपल आपको बताएंगे कि हम बताएं कि रासायनिक बंधन क्यों पूरा कर रहे हैं लोग, मतलब कि परमाणु। तो ये अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं। अष्टक मतलब कि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। कितना रखना चाहते हैं? 8। मतलब अपने घर को पूरा करना चाहते हैं। जैसे बताए थे कल हम आपको कि पहला घर में 2 होता है, दूसरा घर में 8 होता है, तीसरा घर में 8 होता है। 8 8 18 18 32 बताए थे, इस तरह से आपको बताए थे। तो जो परमाणु होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, अपने लास्ट घर में अगर 8 रहता है ना, तो अपने आप को मतलब बेहतर महसूस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो बिहार पुलिस का भी होता है, कांस्टेबल का होता है, बिहार दरोगा का होता है, डीएसपी का होता है। इस तरह से लेवल बढ़ते जाता है। तो आपका जीवन सोचते हैं कि इस नौकरी मिल जाएगा तो हमारा जीवन आसान हो जाएगा। उसी तरह से जो परमाणु होते हैं वो भी चाहते हैं कि हमारे घर के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा ना भैया, तो हम क्या हो जाएंगे, मतलब कि हम स्टेबल हो जाएंगे, हमको किसी से लेना देना नहीं होगा। तो इसी आप 8 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं ये लोग, बॉन्ड बनाते हैं, मतलब कि बंधन बनाते हैं। या तो 8 इलेक्ट्रॉन अपने त्याग देंगे, त्याग करके भी अपना लास्ट वाला घर में 8 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, नहीं तो ग्रहण करके भी अपना 8 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं। जैसे आपको समझाते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर Na सोडियम के बारे में सुनो, इसका कितना होता है इलेक्ट्रॉन, परमाणु संख्या 11 होता है। अब इसको हम तोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो पहले घर में कितना होता है? 2। दूसरा घर में आपका 8। कितना होता है दूसरा घर में? 8 होता है सर। कितना होता है? 8 होता है। फिर तीसरा घर में 1। तो 8 2 10 1 11। उसी तरह से क्लोरीन के बारे में सुनो, इसका कितना होता है परमाणु संख्या? 17 होता है। पहला घर में कितना होता है? 2 होता है। दूसरा घर में 8 होता है। तीसरा घर में कितना होता है? 7 होता है। अब इसको भी अपना अष्टक पूरा करना है, इसको अपना अष्टक पूरा करना है। तो ये किसी से 7 तो देगा नहीं कोई। क्यों? मान लीजिए आपके पास 1 रुपया है, आपको समोसा खाना है, आपका दोस्त दे देगा 7 रुपये, नहीं ना देगा, कहेगा कि तुम 1 रुपया दो, हम समोसा लेकर के आते हैं, उसमें तो तुमको भी खिलाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जिसके पास छोटा होता है वो क्या करता है, बड़े वाले को दे देता है। इस तरह से याद रखिएगा। नहीं तो ये भी याद रखिएगा, जिसके घर के लास्ट में 1 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा वो धातु होता है। तो देने का काम दोस्तों धातु करता है, क्योंकि परमाणु में भी क्या होता है, अमीर गरीब होते हैं। धातु हो गए आपके अमीर, और जो अधातु क्या हो गया दोस्तों, गरीब हो गए। इसको याद रखिएगा। इसको अपना स्टक पूरा करने तो क्या करेगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन जिसके पास है फालतू का, क्या करेगा, इसको दे देगा। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इसके पास भी कितना होगा दोस्तों? इसके पास लास्ट में कितना हो गया? लास्ट में इसके पास 8 हो गया। तो ये देख कर भी दोस्तों क्या हो गया, ये मतलब कि स्टेबल हो गया, और लेकर स्टेबल हो गया। तो जो देता है तो उसके माथा पर प्लस हो जाता है, और जो लेता है उसके माइनस पर, उसके माथा पर माइनस होता है। मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन दिया है किसको, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, ये दिखाता है यही। इसको और भी डीप तरीके से बताएंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ पर समझिएगा कि जो आयनिक बंधन होते हैं, आयनिक बंधन में क्या होता है, एक आपके धातु होंगे, एक अधातु होंगे। एग्जाम में आप सिंपल पूछेंगे, ठीक ना, कि बोल देगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन आयनिक बंधन है। तो आयनिक बंधन में एक धातु होगा, एक अधातु होगा। एक धातु एक अधातु, जैसे NaCl। NaCl क्या हो गया आपका, एक धातु एक अधातु हो गया। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यहाँ पर O है अधातु, और Mg क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया धातु। तो जहां पर एक धातु एक अधातु रहेगा दोस्तों, वो कहलाएगा आपका आयनिक बंधन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा बताया थे आपको सहसंयोजी। तो सहसंयोजी में क्या होगा सर, तो सहसंयोजी में कुछ नहीं याद रखना, सहसंयोजी इसमें क्या होगा, दोनों धातु होगा, सॉरी दोनों अधातु। क्या होगा, दोनों अधातु, दोनों आपका अधातु होगा। ये क्या करते हैं, सहसंयोजी का मतलब होता है कि देने का काम नहीं करते हैं, क्या करते हैं, साझा करते हैं। देने का काम नहीं करते, क्या करते हैं, साझा करते हैं। कहते हैं कि हम भी तुमको दे रहे हैं, तुम भी हमको दो, दोनों मिल करके अपना काम करेंगे। मतलब कि मान लीजिए कि अपने घर में क्या करना, 8 करना है, कितना इलेक्ट्रॉन करना है, 8 करना है। तो कहा है कि 1 हमको आप दे दो, मतलब जितना कम होगा उतना आप हमको दे दीजिए, और बाकी जो तो बचेगा उसको आपको हम दे देंगे। तो इस तरह से मिल बांट के जो काम करे वो कहलाता है आपका क्या, सहसंयोजी बंधन। मिल बांट के काम करेगा, देने का काम नहीं करेगा कि हाँ तुमको दे दिया परमानेंट, ऐसा नहीं।
परमानेंट किसमें देता है दोस्तों? आपका आयनिक बना देता है, इसमें नहीं देता है। इसको भी ध्यान देने वाली आपके लिए बातें हैं। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया। जब दोनों धातु होगा, दोनों अधातु होगा तो होगा स्वयंपंयोजी, और अधातु होगा धातु अधातु होगा दोस्तों तो आपका आयनिक बंधन कहलाएगा। इसको भी ध्यान रखना है, आपको भूलना नहीं है। आते हम लोग आगे। तो ये भी आप उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट्स होगा तो बताइएगा, हम आपको क्लियर कर देंगे। आइए बात करते हैं हम लोग कार्बन के यौगिक के बारे में। कार्बन के बारे में तो बताएं, लेकिन हम थोड़ा सा और चाहते हैं कि उसमें थोड़ा सा आपको जानकारी और दें। कार्बन के बारे में जानते हैं। कार्बन क्या दोस्तों? एक अधातु है, मतलब एक गैस है। गैस है तो दोस्तों धातु रहेगा। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6। इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेगा तो 2 होगा, 4 होगा। अगर इसको अपना अष्टक पूरा करना तो कितना चाहिए दोस्तों? 4 चाहिए। मतलब इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। एक होता है दोस्तों कार्बन के अपरूप। कार्बन में क्या होते हैं? अपरूप का नाम सुनेंगे, इसको हम लोग अपरूपता के नाम से जानते हैं। तो ये दोस्तों सर अपरूप क्या होता है? तो कार्बन का अपरूप का मतलब होता है भाई कि जो इसमें क्या होता है, जो रासायनिक गुण क्या होता है दोस्तों? समान होता है, मतलब बराबर होता है। लेकिन जो भौतिक गुण होता है वो क्या होता है दोस्तों? ये अलग अलग होता है। भौतिक गुण क्या होता है दोस्तों? ये अलग अलग, मतलब कि असमान होगा। मतलब काट दिए मतलब असमान हो गया। मतलब कि जिस पदार्थ के रासायनिक गुण समान है लेकिन भौतिक गुण क्या दोस्तों? अलग अलग है, वो कहलाता है अपरूप या अपरूपता कहते हैं। जैसे कार्बन के नाम सुने होंगे। कार्बन के कितने अपरूप है दोस्तों? तो कार्बन का अपरूप बोलते हैं आप किसको? हीरा को। किसको बोलते हैं? हीरा को बोलते हैं आप। एक हीरा बोलते हैं, ग्रेफाइड को बोलते हैं कि ग्रेफाइड भी क्या है? तो कार्बन का ही अपरूप है। एक और आप सुनते होंगे, फ्लोरीन का नाम सुनते हैं, फुलेरिन का नाम सुनते होंगे। ये भी क्या है? कार्बन का अपरूप है, फुलेरिन दोस्तों। तो हम बारी बारी थोड़ा सा बताएंगे कि हीरा क्या होता है, आपका ग्रेफाइड क्या होता है, थोड़ा सा इसका जानकारी ले लीजिए। ये क्या है? कार्बन के अपरूप है हीरा। तो हीरा क्या है? तो हीरा क्या है? ये विद्युत एवं ताप का कुचालक होता है। ये धातु नहीं है, आधावी धातु भी क्या है? कुचालक है। क्या है दोस्तों? ये कुचालक है, ये ध्यान रखिएगा। और सबसे कठोर पदार्थ है, ये तत्व नहीं है। सबसे कठोर पदार्थ बोलेगा तो कौन है? आपका हीरा है। इसको भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है 2.42 होता है। कितना होता है? 2.42 होता है दोस्तों। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण तो हीरा आपका चमकता है, देखते होंगे। प्रश्न भी आता है कि हीरा क्यों चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण दोस्तों ये चमकता है। इसकी अगर संरचना बोलेगा तो चतुष्फलकीय होती है। इसकी संरचना क्या होती है दोस्तों? ये चतुष्फलकीय होती है। जो आपका ग्रेफाइड होता है वो षष्ठकोणीय होता है, मतलब षष्ठफलकीय बोल सकते हैं। ये चतुष्फलकीय मतलब इसमें 4 होते हैं और इसमें क्या होता है? 6 होते हैं। उम्मीद करते हैं हीरा के बारे में जान गए। कुचालक होता है, इसका अपवर्तनांक कितना होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का नहीं चमकता है। इसको भी ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों हीरा के बारे में आपको समझ में आ गया हो। अब हम लोग बात करते हैं ग्रेफाइट के बारे में। तो ग्रेफाइट के बारे में थोड़ा सा बात बताएंगे आपको। आपको इसमें तो कुछ पता ही होगा, जैसे आप पेंसिल में देखते हो ग्रेफाइट ही होता है दोस्तों। तो ग्रेफाइट को लोग काला शीशा के नाम से जानते हैं। काला शीशा भी हम लोग ग्रेफाइट को दोस्तों बोलते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। इसकी जो आकृति होती है दोस्तों क्या होती है? ये षष्ठकोणीय होती है। क्या होती है? षष्ठकोणीय होती है। और ये दोस्तों अधातु होते हुए भी क्या होता है? ये तो विद्युत का सुचालक होता है। याद रखिएगा, धातु होते हुए भी विद्युत का ये दोस्तों क्या होता है? सुचालक होता है। ये प्रश्न आपसे हमेशा पूछता है, याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं फुलेरिन से। फुलेरिन ये भी क्या है? तो ये भी दोस्तों कार्बन का अपरूप है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो C16 होता है। क्या होता है? C16। इसकी जो आकृति होती है, इससे प्रश्न आता है। तो बोलता आपसे प्रश्न करेगा कि कार्बन है कौन सा अपरूप जिसकी आकृति फुटबॉल के समान होती है? तो ये दोस्तों फुलेरिन का होता है। ये फुटबॉल के समान होता है। किसका समान होता है? तो फुटबॉल का जो गेंद देखे ना, उसके समान दोस्तों इसकी आकृति होती है। इसको भी ध्यान आपको देना है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन का नाम सुने होंगे, हाइड्रोकार्बन। हाँ सर सुने तो है। ये होता क्या है? तो हाइड्रोकार्बन दोस्तों कुछ नहीं है आपका। हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है उसी को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन। जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो तो क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। ये 2 तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं 2 तरह के सर? एक होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये क्या होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा होता है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। इसको भी ध्यान दीजिएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। पहला होता है संतृप्त, दूसरा होता है असंतृप्त। ये होता क्या है सर संतृप्त असंतृप्त? हम दोस्त फास्ट बोल रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि हम तेज बोल रहे हैं तो यूट्यूब में दोस्तों आपको दिया रहता है ऑप्शन कम करने का, स्पीड कम करने का, वहाँ से करके देख सकते हैं। क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में दोस्तों अधिक से अधिक आपको फैक्ट बताना चाहते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो जो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो आप पढ़े होंगे, नाम सुने होंगे, जो एकल बॉन्ड बनाता है, जो एकल बंधन होते हैं दोस्तों, वो क्या कहलाते हैं आपके? वो कहलाते हैं संतृप्त। जिसमें आपका एकल बॉन्ड आएगा, जिसमें पढ़ते होंगे आप एल्केन के बारे में। सुने हैं ना एल्केन? एल्केन का नाम सुने होंगे, बिल्कुल सुने होंगे। हाँ सर सुने एल्केन का नाम।
तो एल्केन का नाम सुने हैं, इसका फॉर्मूला पूछता है तो क्या होता है CnH2n+2। CnH2n+2 क्या होता है? एल्केन होता है। ये क्या करता है दोस्तों? एकल बंध का निर्माण करता है। ये ध्यान दीजिएगा, एकल बंध, इसी को बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्केन क्या है दोस्तों? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और जो दोस्तों आपका डबल बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है या ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, द्विबंध या त्रिबंध बना रहा है, उसको बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। डबल कौन बनाता है सर? तो डबल सर आपका बनाता है एल्कीन। कौन बनाता है आपका? एल्कीन बनाता है। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है सर? तो एल्कीन का होता है CnH2n होता है, CnH2n। ट्रिपल बॉन्ड को बनाता है तो आपका एल्काइन। कौन बनाता है? एल्काइन। एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है सर? तो एल्काइन का फॉर्मूला बताएंगे हम क्या होता है, तो इसको मिटाते हैं हम। तो एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो यहाँ पर याद रखिएगा 3 चीज बताएं आपको। एक बताएं हम एल्केन, तो उसमें याद रखिएगा एन, एल्केन एन। फिर आपको पता एल्कीन इन, एल्काइन तो आइन, इन एन इन आइन। इस तरह से आप याद रखिएगा तो आपको कुछ भी दे देगा ना भाई, तो उसमें आप छांट सकते हैं कि कौन आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जब आपको दिया रहेगा ना, इथिन दिया रहेगा, मिथिन दिया रहेगा, तो तुरंत पकड़ लीजिएगा, मतलब कि मिथिन बोला हमसे। क्या बोला? मिथिन बोला। आप पढ़े होंगे बचपन में, बचपन में तो नहीं बोलेंगे लेकिन 9 10 में, 10th क्लास में पढ़े होंगे। मिथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन पढ़े होंगे। तो ये इसी पर लागू होता है आपका। अगर कोई मीथेन है, मीथेन है तो क्या लिखेंगे उसका फॉर्मूला हम लोग? सी नंबर 1 होता है। मीथेन क्या होता है? नंबर 1 होता है। मीथेन होता है। इथेन 2 होता है। ये तो बोलते हैं ना मीथेन, इथेन, प्रोपेन 3 होता है। प्रोपेन क्या होता है? 3 होता है। ब्यूटेन आपका 4 होता है। ये इस तरह से आप याद रखते हैं। तो याद रखिएगा, तो इस पर सब आपका इसी पर काम करता है। एन इन आइन। अगर बोलेगा मीथेन या बोलेगा इथीन, प्रोपीन, प्रोपीन बोलेगा, प्रोपीन का फॉर्मूला बताइए। प्रोपीन का, तो प्रोपीन किस में आएगा? इसमें आएगा कि इसमें आएगा? इसमें आएगा। प्रोपीन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? प्रोपीन बोल रहे हैं, तो इसमें आएगा। इन आ रहा है तो इसमें आएगा। वही बोलेंगे प्रोपाइन, क्या बोलेंगे? प्रोपाइन। प्रोपाइन किस में आएगा? इसमें आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। जैसे थोड़ा सा फिर से हम थोड़ा बताएंगे, ज़्यादा मेरे पास टाइम तो नहीं, लेकिन कम समय में हम चाह रहे हैं आपको अधिक से अधिक जानकारी देने के लिए। जैसे बताएं आपको हम, क्या पढ़ते हैं? मीथेन। क्या बोलते हैं? मीथेन। मिथ बोलते हैं, मिथ, मिथ, इथ बोलते हैं ना, मिथेन, इथेन, तो बोलते हैं प्रोप, प्रोप, ब्यू, ब्यूट लिख दिया हम। क्या लिख दिया? ब्यूट लिख दिया। तो ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया आपका 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर, ये हो गया 4 नंबर। इस तरह से 10 तक आप याद रखते होंगे। मिथेन बोलते हैं मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, इस तरह से। तो इसी पर अब लेकर बता रहे हैं आपको। मिथेन हो गया, इसमें आप जोड़िएगा, क्या जोड़िएगा? इसमें जोड़िएगा आप एन, क्या बोले? एन इन आइन। इसमें आप जोड़िएगा तो क्या बन जाएगा? मिथेन बन जाएगा। मिथेन मतलब क्या? इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो सी, एन की जगह पर क्या रखना है? 1 रखना है। तो एन की जगह पर सर 1 रखेंगे तो 1 छोड़ दीजिए। एन में क्या होता है? CnH2n+2, मतलब कि CnH2n। तो ये 1 रखिएगा, 2n+2 कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मान लीजिए आपको बता रहे हैं फिर से हम, ये मीथ है। क्या है? मीथ, मीथ है। इसका नंबर कितना हो गया? 1 हो गया। तो अगर आपको लिखना है मीथेन का फॉर्मूला, क्या लिखना है? मीथेन का। तो मीथेन में क्या होता है? एन बताया था, क्या होता है? CnH2n+2। तो जहाँ पर एन है वहाँ पर 1 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 रखिएगा तो यहाँ पर 1 का तो वैल्यू नहीं कुछ। ये 2 एकम 2, 2 दूनी कितना होगा? 4। ये हो गया आपका मीथेन। ये क्या हो गया आपका? मीथेन। क्योंकि आपका बता दिए हम एन, एन जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? मीथेन। उसी तरह से आप क्या कीजिएगा? मीथ में जोड़िएगा इन, क्या जोड़िएगा? इन जोड़िएगा। ये नंबर 1 ही है, लेकिन इसमें जोड़ना क्या हमको? इन जोड़ना है, इन जोड़ना है। तो इन का फॉर्मूला क्या बताए थे? तो CnH2n बताए थे भैया। अब जहाँ पर एन है वहाँ पर 1 रखिए, तो यहाँ पर तो एन हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। तो यहाँ मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? मिथीन, मिथेन नहीं बोला है, मिथीन का फॉर्मूला क्या होता है? CH2 होता है। वहीं बोलेगा मिथाइल का फॉर्मूला, क्या बोलेगा? मिथाइल। तो मीथ का क्या होता है? मीथ, ये नंबर 1 हो गया इसका। वहीं पर आइन बताए थे, आइन का क्या बताया था? तो CnH2n-2 बताए थे। तो जब बोलेगा मिथाइन का तो क्या होगा? यहाँ पर 1 रखिएगा, 2 एकम 2 यहाँ 0, लेकिन यहाँ पर क्या होगा आपका? यहाँ बनेगा नहीं, मिथाइन का आपका फॉर्मूला बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 0 याद है दोस्तों। तो मिथाइन का फॉर्मूला नहीं बनता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से रख करके आप निकाल सकते हैं। अब थोड़ा मीथेन के बारे में जान लीजिए। मीथेन साहब का प्रश्न आता है कि मीथेन, तो मीथेन को दोस्तों हम लोग क्या करते हैं? मीथेन को हम लोग मार्स गैस के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? मार्स गैस। ऐसे पूछेगा कि मार्स गैस कौन है, तो मीथेन को बोलते हैं। मीथेन आपका कोयला या खान से निकलता है, धान की जो खेती होती है वहाँ से निकलता है, दलदल की जो भूमि होती है वहाँ से भी मिलेगा आपको, गोबर होता है वहाँ से मिलेगा, जो पशु जुगाली करते हैं वहाँ से मिलेगा। मतलब कहाँ कहाँ से मिलता है, ये सब इसको भी याद रखना है आपको।
ये कुछ कुछ बातें इसको याद रखिएगा। बाकी भोपाल त्रासदी में बता दिए थे, इसको भी याद रखना है आपको। आगे हम लोग चलते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आगे आपका क्या क्या बच गया थोड़ा देख लेते हैं। कहाँ है भैया, क्या क्या और पॉइंट में है देख लेते हैं, क्या क्या हमारा हो चुका है। धातु अधातु, अच्छा ये हमारा कार्बन उसके यौगिक बता दिए, आवर्त सारणी बता दिए, धातु अधातु बचा, मिश्र धातु बता दिए, रेडियोपक्रियता हो गया। अच्छा ये ईंधन बचा हुआ है, उत्प्रेरण बचा हुआ है, उर्वरक कांच हम लोग देख चुके हैं, ये सब हम लोग देख चुके हैं। तो धातु अधातु पर चलते हैं, किस पर चलते हैं हम लोग, धातु अधातु के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो धातु क्या होता है, धातु क्या होता है, धातु क्या होता है, धातु के बारे में जैसे कल पढ़ाए थे, लेकिन थोड़ा सा और जानकारी हम देना चाहेंगे। धातु जिसमें क्या होती है दोस्तों, एक विशेष प्रकार की चमक होती है। जो तन्य होते हैं, जो आघात वर्धनीय होते हैं, ये सब क्या होते हैं, धातु कहलाते हैं। जो तन्य नहीं है, आघात वर्धनीय, सब क्या है, धातु कहलाते हैं दोस्तों। ये सब जो तन्य नहीं है, धातु कहलाते हैं। उसी में बात करेंगे हम लोग क्या है, लोहा। लोहा कितने प्रकार के होते हैं, तो लोहा सर होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन होते हैं आपके, तो हेमाटाइट का नाम सुने होंगे। लोहा में कौन कौन होता है आपका, लोहा की अगर प्रकार की हम बात करें तो लोहा में आपका होता है, कौन कौन होता है आपका, हेमाटाइट होता है, आपका मैग्नेटाइट होता है, लिमोनाइट होता है, और आपका फीडेराइट होता है। कौन होता है, फीडेराइट होता है। तो ये हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और फीडेराइट, ये 4 प्रकार के लोहे होते हैं दोस्तों। तो सबसे उच्च कोटि का होता है आपका कौन होता है, हेमाटाइट होता है। सबसे निम्न कोटि का होता है, फीडेराइट होता है। याद रखिएगा। लोहा का दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, उसमें दोस्तों हम लोग लोहा के किस्म के बारे में पता करते हैं, सबसे अच्छा लोहा कौन है, खराब लोहा कौन है। तो एक होता है कच्चा लोहा, जिसमें दोस्तों ये क्या होता है, कच्चा लोहा जो सबसे निम्न कोटि का होता है। उसके बाद इससे थोड़ा बढ़िया होता है आपका ढलवा, क्या होता है, ढलवा लोहा, तो थोड़ा सा इससे उच्च कोटि का होता है, कच्चा से थोड़ा उच्च होता है। लेकिन इससे भी सारा बेहतर कौन होता है आपका, पीटवा लोहा। कौन होता है, पीटवा लोहा। तो सर ये हम लोग कैसे पता कर रहे हैं कि अच्छा है, तो इसमें जो कच्चा लोहा होता है इसमें कार्बन की मात्रा दोस्तों ज़्यादा होती है, ढलवा लोहा में थोड़ा सा कम होती है। सबसे कम किस्म होता है, पीटवा लोहा में होता है। तो लोहा का अगर बोले कौन सबसे शुद्ध रूप है दोस्तों, तो कौन होता है, पीटवा लोहा होता है। ये भी ध्यान दीजिएगा, आपको याद रहेगा। आगे हम लोग आते हैं, कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछता है कि बताइए सबसे भारी धातु कौन है, सबसे हल्का धातु कौन है। तो ये सब का हम एक PDF आपको दे देंगे, वहाँ से उसको पढ़ लीजिएगा। वहाँ पर उस पॉइंट को याद करना है, यहाँ को समझाने वाली बात नहीं है कि आपको हम समझाएं। अब हम लोग आते हैं किस पर, तो हम लोग का था क्या, ईंधन बचा हुआ था। क्या बचा हुआ था, ईंधन। तो ईंधन के बारे में आप जानते होंगे, ईंधन क्या होता है। तो ईंधन जो जल करके आपको ऊष्मा प्रदान कर रहा है, क्या प्रदान कर रहा है, जल करके ऊष्मा प्रदान कर रहा है, एक अलग दोस्तों ईंधन कहलाता है। तो वो इसमें प्रश्न आते तो नहीं है, अगर आपका PYQ में आएगा तो देख लेंगे हम लोग। आगे हम लोग बात करते हैं उत्प्रेरक का, थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं। उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक क्या होता है, जिसको कैटलिस्ट बोलते हैं, ये उत्प्रेरक या उत्प्रेरणी बोलते हैं। तो उत्प्रेरक क्या होता है, तो ये क्या करते हैं, तो ये आप अपने घर में देखे होंगे, घर में देखे होंगे कि 2 व्यक्ति अगर लड़ाई कर रहा है दोस्तों, लड़ाई करता है, तो जो तीसरा आदमी होता है दोस्तों, उसको कुछ मतलब नहीं है, लेकिन बीच में अगर क्या होता है लड़ाई को दोस्तों, लड़ाई को मतलब कि बढ़ा देता है। तो वही दोस्तों क्या होता है, जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन में दोस्तों ये भाग नहीं लेता है, लेकिन रिएक्शन की जो क्रिया होती है क्या करता है, उसको बढ़ा देता है, मतलब उसको परिवर्तित कर देता है। वही कहलाता है आपका उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक की खोज किसने की थी, इसकी खोजकर्ता कौन थे, तो बर्जीलियस, उनका नाम याद कौन थे, बर्जीलियस का नाम याद रखिएगा, जिनके खोज करता थे। ये ध्यान देने वाली आपके लिए बातें हैं। कुछ कुछ पूछता है जो आपके एग्जाम में पूछता है, वही बताएंगे हम कि कौन सा उत्प्रेरक का इस्तेमाल करते हैं बनाने में। जैसे आपका बनता है वनस्पति तेल बनता है, वनस्पति तेल, या उसमें कृत्रिम घी बनता है, डालडा बनता है, तो उसमें कौन सा उत्प्रेरक का इस्तेमाल करते हैं, तो निकेल का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, निकेल का इस्तेमाल करते हैं। इसको भैया याद रखना है आपको। अगर बोलेगा कि वनस्पति जो तेल होता है या उसी को डालडा बोलते हैं, उसमें किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो निकेल का दोस्तों हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बाकी हम लोग का आएगा PYQ क्वेश्चन, तो उसमें देखेंगे कि और कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इतने सारे प्रश्न बताएं, मतलब कि टॉपिक बताएं, उसको याद होए, मतलब रहने की गुंजाइश करते हैं। अगर दोस्तों समझ नहीं आया होगा तो हम पता है कि हमारे पास समय कम था, तो हम लेकिन टॉपिक पर सिर्फ बात किए कि ये टॉपिक है, इस सबसे प्रश्न आपके आएंगे। ये सबको हम विशेष कर अलग अलग पार्ट करके दोस्तों पढ़ाएंगे, लेकिन हम उसको दोस्तों अपना जो 50-50 का जो हमारा थ्योरी है दोस्तों, वहाँ पर चल करके हम पढ़ाएंगे। अभी हमारे पास समय नहीं है कि आपको हम अलग अलग टॉपिक करके एक लंबे लंबे क्लास लेकर दोस्तों बताएं। हमारे पास समय कम है, हमारा सिलेबस दोस्तों बचा हुआ ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे कम समय में दोस्तों हमारे पास आए हैं, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं, ताकि उनको भी थोड़ा सा अपने अंदर थोड़ा आत्मविश्वास जगे कि हम भी कुछ एग्जाम में कर सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, क्यूब तरीके से रिवीजन करा दे रहे हैं और PYQ भी दोस्तों करवा दे रहे हैं, ताकि उनको लगे कि हम अपना
जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसको हम फॉलो किए हैं, और कैसे कैसे प्रश्न आए हैं वो हम, अगर इस तरह के प्रश्न आएंगे तो हम एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से अपना 60-65 स्कोर कर सकते हैं। तो हमारे दोस्तों यही मंशा है बच्चों से, यही इच्छा है कि हम बच्चे इतना क्या करें, इतना स्कोर करें, उसके बाद दोस्तों आसानी से रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि इस बार एग्ज़ाम जो होगा बिल्कुल फेयर तरीके से होगा। जितना आप पढ़ेंगे दोस्तों उतना ही आपसे बनेगा, उतना ही दोस्तों आपका रिजल्ट आने की संभावना भी दोस्तों रहेगी। ये नहीं कि आप अगर 60 बना करके आ गए, 60 सही क्वेश्चन हो गया, तो आप ये मत सोचिए कि सामने वाला आपका दोस्त 80 बना दिया तो उसका रिजल्ट आएगा, आपका नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, रिजल्ट दोस्तों आना है, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है, तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की भी दोस्तों बात चलती है। तो इस तरह से मतलब कि कैलकुलेशन होता है, एक एवरेज मार्क्स निकाला जाता है, कटअप निकाला जाता है, उसके बाद दोस्तों आपका क्या होता है, रिजल्ट दोस्तों पब्लिश किया जाता है। जितना दोस्तों पढ़ा रहे हैं अपने स्तर जितना कर रहे हैं उतना ही कीजिए जितना हो सकता है। बाकी जितना समय है दोस्तों उसको क्या कीजिए, अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। जो 15 दिन आपके पास है उसको अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, ताकि दोस्तों आपका रिजल्ट आने में जो भी समस्या आए दोस्तों वो दूर हो जाए। बाकी हम मेरे तरफ से जितना भी करना दोस्तों उसको हम धीरे धीरे कर रहे हैं। बाकी हम तो उम्मीद लाएंगे कि अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जितना समय है उसको अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। बाकी दोस्तों अच्छे से रहिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।